नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा वगैरह, मणिपुर, शायद 5-6 विधानसभा के चुनाव अगले 6 महीने में होने वाले हैं। और उसके लिए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए अध्यक्ष नवीन नितिन, उनकी बिहार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छोड़कर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। बाकी बीजेपी लगी हुई है, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश में लगे हैं। और इसका कारण साफ है, 3 साल के बाद फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है। और ये बहुत सालों से, 70 सालों से एक बात मानी गई है कि देश की सत्ता जो है, केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री की जगह है, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही गुजरता है। तो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में तगड़ी संख्या ला सकती है, उत्तर प्रदेश काबिज कर सकती है, वही प्रधानमंत्री पद पर दावा कर सकती है, केंद्र की सत्ता में केंद्रीय पार्टी बन सकती है। और इसलिए एक बात है कि उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मसला है। उसका और एक कारण है, देश में जो 2024 का चुनाव हो गया, उसमें बीजेपी पहले 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार अपना बहुमत गंवा चुकी है। और उसके बाद अब बहुत जल्दी मोदी युग खत्म होगा, ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना था। लेकिन मोदी, शाह और बीजेपी ने पूरा पलड़ा ऐसा घुमाया है, चक्रा ऐसा घुमाया है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है। ये अब अपोजिशन बोलने लगा है। 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी का नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। उस समय उसकी मजाक उड़ाई गई थी। लेकिन बीजेपी 300 पे पार गई और बीजेपी ने करके दिखाया। लेकिन एक बात है कि 2024 में 400 पार बोलने वाली बीजेपी मतगणना के बाद हार गई, अपना बहुमत तक हार गई। लेकिन इसमें एक बात समझना जरूरी है, बीजेपी 240 तक आकर रुक गई, उसके आगे नहीं जा पाई। लेकिन 2024 में 2 साल पहले लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद जो नतीजे सामने आए, उसमें बीजेपी जिस आंकड़े तक जाकर पहुंची है, उस आंकड़े तक की संख्या कांग्रेस को 14, 19 और 24, ये तीनों मिलकर भी नहीं पूरी होती। 44, 52 कितने हो गए? 96 होते हैं। और 96 और 99 का मतलब 195। लगातार 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। लेकिन तीनों समय के, तीनों चुनाव के आंकड़े इकट्ठा किए तो बीजेपी तो 800 के पार जाती है। लेकिन बीजेपी को जो कम सीटें मिली माना जाता है 240, उससे कांग्रेस बहुत कम है, 50 के आसपास कम है, 45 से कम है। और इसका एक ही कारण है कि देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहां से कांग्रेस उखड़ गई है। तो कांग्रेस को पहला सोचना पड़ेगा कि हमको उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी पैठ कैसे जमानी चाहिए। लेकिन वो नहीं सोचा जाता। मैं और एक आंकड़े आपको बता दूंगा। जब राजीव गांधी 1989 89 में हार गए थे, वो 415 से लेकर 197 तक आए थे। कितने? 197। यानी राजीव गांधी हार भी गए,
सत्ता चली गई, हार भी गई पार्टी, फिर भी उनका आंकड़ा था 197। और मैं जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा कांग्रेस का इकट्ठा करके बता रहा हूं, वो भी 197 पार करने वाला नहीं है। मोदी जी को छोड़ दो, राहुल गांधी मुड़कर अपने पिताजी की हिस्ट्री देखे, राजीव गांधी की हिस्ट्री देखे। राजीव गांधी हारे तो भी 197 पर थे। फिर राहुल गांधी की माता जी पर आ जाए। राहुल गांधी की माता जब 99 में पहली बार पार्टी का नेतृत्व करने चुनाव के मैदान में उतर गई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 111 सीटें मिली थी। नरसिंहराव सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, उससे भी सोनिया गांधी का आंकड़ा कम था। लेकिन अगले चुनाव में 2004 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस को 146 पर लाया था और बीजेपी को पीछे ढकेल कर कांग्रेस लोकसभा में 1 नंबर की पार्टी बनी थी। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर मोदी को हटाकर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते, वो दूर की कौड़ी है। 1 नंबर की पार्टी बनना है तो भी कितना मुश्किल काम है, वो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मीडिया में हवाई बातें करके कोई पार्टी चुनाव जीतती नहीं है, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। सोनिया गांधी पहली बार 112 सीटें लेकर आई, अगले बार 146 और उसके बाद 2009 में 206 सीटें लेकर आई। तो जब 2014 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार चली गई, उस वक्त कांग्रेस के लोकसभा में 206 एमपी थे। हम वो 206 एमपी, उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना राहुल गांधी के समय से करें तो 44, 52, 99, फिर 195, 195। यानी सोनिया गांधी भी हारी थी। उस वक्त सोनिया गांधी के पास लोकसभा में जितने सांसद थे, उससे भी राहुल गांधी की 3 चुनाव की गिनती 11 से कम है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसके बारे में सही डायग्नोसिस नहीं करोगे, सही निदान नहीं करोगे, तो बीमारी क्या है पता नहीं चलती। और बिना बीमारी के जानकारी आपके पास होने के बाद आप जो गलत सलत दवाएं लेते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, उसका दुष्परिणाम होता है, गलत परिणाम होता है, आप पर बैड इफेक्ट होते। और इसलिए जब यूपी का चुनाव सामने आया है तो कांग्रेस को यह पहला सोचना चाहिए कि जिस बड़े राज्य से कांग्रेस के 3 प्राइम मिनिस्टर एक ही फैमिली के, नेहरू, इंदिरा जी और राजीव, 3 प्राइम मिनिस्टर यूपी से मिले थे और तगड़ी बहुमत के साथ मिले थे। तो जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर कब्जा नहीं करती, तब तक कांग्रेस को सत्ता में बैठने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली का जो तख्त है, वो काबिज करने का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलकर जा रहा है, तो आपको उत्तर प्रदेश में अपना कब्जा बनाना पड़ेगा, अपनी ताकत जमानी पड़ेगी। अब सीधी बात देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, इन 3 राज्यों में बीजेपी का पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस खराब था। 63 से गिरकर बीजेपी 32 पर आ गई, यानी 31 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चली गई, हार गई, कम हो गई। वही बात महाराष्ट्र की है, कुछ 23-24 से उसमें से 9 बचे, तो 14-15 वहां से चले गए। और बंगाल में जो 22 सीटें थी, वहां से 12 तक घट गई बीजेपी। कितना बड़ा परिणाम हुआ, बहुमत हाथ से निकल गया सिर्फ 3 राज्यों में। और इसलिए आज अगर बीजेपी
यूपी का विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो उसके सामने 2024 का जो आंकड़ा लोकसभा का है वो है, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा की सत्ता कायम रखना। हाँ, चुनाव तो विधानसभा का है, लेकिन उसमें लड़ाई 2029 के लोकसभा की होने वाली है। ये बातें समझनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 203 या 5 सीटें मिलती है तो भी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कायम हो जाएगी। योगी जी मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन एक बात साफ है कि 275 से अगर बीजेपी 2005 तक 10 तक भी आ गई तो उसकी सत्ता कायम होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 205-10 तक आ जाती है तो 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए और मोदी के लिए आसान नहीं रहता। और इसलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, पंजाब भी है और उत्तराखंड भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ना है तो इसके लिए लड़ना है कि सिर्फ बीजेपी को सत्ता से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना नहीं, बल्कि दिल्ली के तख्त को चैलेंज करना। क्या हम देख रहे, ऐसा कुछ लगता है जिस ढंग से मायावती, अखिलेश या बीजेपी काम में जुट गई है, क्या कांग्रेस हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जुटते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। और यही बड़ा कांग्रेस का प्रॉब्लम है। और क्यों नहीं जुट पा रही है? तो एक, हर कोई चुनाव क्या राजनीति का विश्लेषक बोलता है कि कांग्रेस के पास पूरे राज्य में कोई ना कोई कार्यकर्ता है, छोटे मोटे नेता है, लेकिन कांग्रेस के पास पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए संगठन नहीं है। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ है। ये तकलीफ कहां से शुरू होती है ये देखो तो आपको पता चलेगा। मुझे लगता है 30 साल पहले जब नेहरू खानदान से हटकर कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बना, उसका नाम था नरसिंह राव। नरसिंह राव जब राजीव की हत्या के बाद अचानक कांग्रेस को चांस मिला और नरसिंह राव सीनियर थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए और 5 साल उन्होंने सरकार चला के दिखाई। लेकिन जब आखिरी समय आ गया तब उनको पता चला था कि कांग्रेस पर जो उत्तर भारतीय प्रभाव है वो जब तक रहेगा, साउथ के किसी भी कांग्रेस के नेता को सर उठाकर चढ़ने के लिए जगह नहीं रहेगी। और इसीलिए अगर कांग्रेस को अपने कब्जे में रखना है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि नरसिंह राव ने यह नीति तय की थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की ताकत घटनी चाहिए, तब ही कांग्रेस पार्टी में बिगर उत्तर भारतीय वर्चस्व रहेगा। गांधी खानदान का वर्चस्व कांग्रेस से खत्म करना है तो उसको उत्तर प्रदेश में पार्टी को कमजोर करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत जिस ढंग से नरसिंह राव ने की, आपको याद होना चाहिए, मुझे लगता है 1996 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा बर्खास्त करके चुनाव होने जा रहा था तो नरसिंह राव ने इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति घुमाई कि कांग्रेस का भट्टा हो गया, बर्बाद हो गई कांग्रेस। कैसे हो गई याद है? जो विधानसभा कांग्रेस के मुझे लगता है 50, 60, 70 एमएलए थे और उतनी ही ताकत बीएसपी की थी, मायावती की थी, लेकिन नरसिंह राव ने उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 425 सीट उस वक्त हुआ करती थी जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था। 425 में सिर्फ 125 सीटें कांग्रेस ने लड़ी और बाकी 300 सीटों पर बीएसपी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया। तो अपने आप 300 चुनाव क्षेत्रों में विधानसभा की
कांग्रेस का नामो निशान मिटना वही शुरू हो गया। मायावती ने अपनी ताकत बढ़ाई, बीएसपी की ताकत बढ़ी, लेकिन कांग्रेस की ताकत घटती गई। कांग्रेस का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में डटकर खड़ा रहने के लिए उसके पास जान तक नहीं बची, हिम्मत नहीं बची, और आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का कोई तगड़ा उम्मीदवार ही ना हो, नेता ना हो, इसके लिए जो चाल नरसिंह राव ने चली थी वो उत्तर प्रदेश से चली थी। और 96 के बाद आप एक एक करके देखो, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मानो नामशेष हो गई है। आज उसके एक दो एमएलए भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है। उसका जितना पावर था, ताकत थी, संगठन था, वो आहिस्ते आहिस्ते मायावती के पास या अखिलेश के पास चला गया। कोई उत्तर प्रदेश से बड़ा नेता उभर कर नहीं आया, उभर कर नहीं आया। शायद वीबी सिंह या ऐसे कोई नेता थे, एक दो एनडी तिवारी थे वगैरह, ऐसे लोग छोड़े तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने जैसा कांग्रेस का लीडर नहीं पैदा हो गया। क्योंकि इस ढंग से खुद कांग्रेस के सर्वोच्च नेता नरसिंह राव ने कांग्रेस को खुद जहर पिलाया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी नहीं हुई है। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस का हाईकमांड ये सत्य स्थिति जानता है, ये बीमारी जानता है? अगर जानता है तो उसका उपचार करना पड़ेगा। दिल्ली की बात छोड़ो, पहले उत्तर प्रदेश जीतने की तैयारी करो। दवा दारू जो करनी है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़े करने की करो, ना कि दूसरों की बैसाखियों पर 25-50 एमएलए लाने का सपना देखो। तो इसमें सबसे बड़ा खलनायक कांग्रेस के लिए नरसिंह राव थे, जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उस वक्त और प्राइम मिनिस्टर भी थे। दोस्तों, मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।